ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं और कैसे मैदानी क्षेत्र होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं? प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना होता है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पहाड़ी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का मैदान। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यानी कि मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र कौन सा है? जो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार है, वो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बालुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार, पहली बात तो पठार कैसा होता है? पठार मैदानी क्षेत्र क्या होता है? जो एकदम समतल क्षेत्र होता है वो तो मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसे बिल्कुल समतल है, नदी का किनारा है तो वो मैदान है। और जो पर्वत है, अब जो ऊंचा हिस्सा है, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, उन्हें हम बोल देते हैं पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन पठार क्या होते हैं? ना तो वो बहुत ऊंचे होते हैं पर्वतों जैसे और ना ही वो मैदान के जैसे समतल होते हैं। यहाँ क्या लिखा है? प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है। यानी कि मेज की आकृति यानी कि थोड़ी सी ऊंची और समतल, वो पठार कहलाता है। पहली बात तो ये। फिर ये बना किससे होता है? पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैल। आग्नेय और रूपांतरित, आग्नेय जो ज्वालामुखी होता है उसमें से जो ज्वालामुखी में से जो लावा वगैरह निकलता है वो बाद में जम जाता है तो वो आग्नेय हो गया। रूपांतरित यानी कि एक शैल से दूसरे शैल में रूपांतरण होता रहता है, उसका स्वरूप बदलता रहता है, उससे बदलते बदलते ये पठार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि ये कैसे होंगे? इनमें खनिज बहुत ज्यादा पाया जाएगा, है ना, क्योंकि एक तो ये आग्नेय है, क्रिस्टलीय है और रूपांतरित है, तो इनमें खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि हमने पढ़ा, नर्मदा नदी के जो क्षेत्र होता है वो मध्य उच्च भूमि होता है। अब हम देखेंगे कि दक्कन का पठार क्या है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड वाला हिस्सा जो होता है वो क्या है? मध्य उच्च भूमि वाला पठार है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। अब दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी है उसके दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ स्थित है। फिर उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है और उत्तर में क्या? नीचे ये नर्मदा नदी बीच से जा रही है, उसके नीचे स्थित है। और इसके उत्तर में क्या है? पठार के उत्तर में क्या है? चौड़े सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकॉल श्रृंखला इसकी पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। आप यहाँ वो देखिए मैप, देखिए मैप में पठार की स्थिति देखिए, ठीक। पठार कौन सा है? ये देखिए मालवा का पठार यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ विंध्य की श्रेणियां दिखी हुई है, यहाँ सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। और ये दक्कन का पठार है, ठीक है। ये मध्य वाला पठार और ये नीचे की साइड दक्कन का पठार आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के आसपास ना। अब इसमें देखिए माही नदी है ये, हाँ, चंबल की नदी है, हाँ, और तापी नदी, और ये नर्मदा नदी ये जा रही है, ठीक है। नर्मदा नदी के दक्षिण में, उन्होंने कहा था ना, नर्मदा नदी के दक्षिण यानी पीछे साइड में स्थित है ये पठार, ठीक है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पठारी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। भ्रंश यानी बीच में उसके वो थोड़ा सा टूट गया, इससे वो अलग अलग पठार हो गए, ठीक। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियां हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है।
दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरों पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरा जो है वहां पर क्या है, पूर्वी तथा पश्चिमी तरफ पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के समानांतर पैरेलल चल रहा है। यहाँ घाट है मतलब सागर है ना, उसके बगल घाट है, उसके बगल पश्चिमी पठार है। और तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। बीच बीच में जो दर्रे हैं, जो बीच बीच में पहाड़ के बीच में जो स्पेस होता है, दर्रे होते हैं, उसी से इसको पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति याद करिए। आप उसमें देखेंगे तो ये दर्रों के नाम है। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी वाले घाट से ऊंचे हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा है। 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट में 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। जो पूर्वी घाट है उसका विस्तार क्या है, सतत नहीं है, यानी कि वो टूटा फूटा सा है, डिस्टर्बेंस है उसमें, है ना। ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिर रही हैं वो लगातार इसे टकराती हैं और इसे काट देती हैं। इस वजह से ये उबड़ खाबड़ सा है, ऊंचा नीचा सा है। ठीक है, इस वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। कौन से नाम? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी उत्तर की से आप जैसे जैसे दक्षिण की तरफ आएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। क्या है? इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुड़ी जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर है, तथा डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई कितनी है 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई कितनी है 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। अब उडग मंडपम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाईकनाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र। जो ऊटी है और ये सब आप देखते हो, ये घूमने वाला यानी टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। किस वजह से? इन्हीं पहाड़ियों की वजह से। पहाड़ियों की वजह से वहाँ खुशनुमा मौसम रहता है ना। वहाँ पर जो है हवाएं टकरा कर वापस लौटती हैं तो ठंडा और अच्छा मौसम और चारों तरफ ग्रीनरी रहती है। इस वजह से ये जो है पर्यटक प्लेस है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाती है, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है। प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, जो भी मैंने अभी आगे आपको बताया कि आग्नेय कौन सा होता है, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है और ठंडा हो जाता है तो वो जो है आग्नेय शैल होती है ना, इसलिए इनको आग्नेय शैल कहते हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ साथ अपर्दन हुआ। अपर्दन यानी इनमें कटाव होता गया, ये कट्टी छटती गई, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिम किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दक्षिण तक दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल क्या होते हैं? जहाँ पर वर्षा कम होती है, जहाँ बालुई मृदा पाई जाती है, जहाँ की वनस्पति कैसी होती है? कांटेदार होती है, उसको हम बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, और भारतीय मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। जो हमारे यहाँ जो मरुस्थल पाया जाता है उसको कहते हैं हम थार का मरुस्थल। ठीक है, यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। बरकान कैसे होते हैं? ऐसे बड़े बड़े से बालुई टीले होते हैं। ठीक है, तटीय मैदान क्या होते हैं? प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार होता है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे जो होते हैं वहाँ पर संकीर्ण ऐसे जो नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये किनारे किनारे का ही ये तटीय मैदान है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर, पश्चिम में कहाँ से? पश्चिम के अरब सागर से लेकर कहाँ तक है? पूर्व के बंगाल की खाड़ी तक
फैला हुआ है। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। ठीक है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी, इसके बीच में जो संकीर्ण सा मैदान है इसी को हम क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। ठीक, तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी इधर वाले भाग को क्या कहते हैं? कोंकण यानी मुंबई तथा गोवा। मध्य को कन्नड़ का मैदान, मध्य वाले भाग को कन्नड़ का मैदान कहते हैं। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट। ठीक, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। जो बंगाल की खाड़ी की साइड है वो मैदान कैसा है? समतल और चौड़ा है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह छोटे समूह प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। प्रवाल द्वीप यानी छोटे छोटे से बीच बीच में द्वीप बने होते हैं। प्रवाल एक प्रजाति होती है, उससे ये द्वीप बने होते हैं। ठीक है, पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। फिर कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। जो कवारत्ती है ये इसको एक तरह से आप कह सकते हो ये इसकी राजधानी है। ठीक है, इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु की बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप एक ऐसा है जहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं, कोई भी मनुष्य की प्रजाति नहीं रहती है, वहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में है और बहुत बिखरे हुए हैं, जैसे छोटे से पूरे में फैले हुए हैं और बहुत ढेर सारे हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। उत्तर की तरफ जो है उस एरिया को हम अंडमान कहते हैं और नीचे वाला एरिया में जो छोटे छोटे से द्वीप समूह है उसको निकोबार कहते हैं। यह द्वीप समूह नियमित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यानी कि जो विषुवत रेखा आप जान रहे हो ना 0 डिग्री पे, उसके पास तक ये द्वीप समूह फैले हुए हैं, इसलिए यहाँ की जलवायु क्या है? विषुवतीय जलवायु है और यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और ये देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, जो उत्तरी पर्वत होते हैं वो किसके स्रोत हैं? जल और वनों के। और उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है, मतलब अपने देश के बारे में बता रहा है कि जो उत्तर की तरफ जो हिमालय पर्वत ये सब है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, यहाँ की जो नदियाँ निकलती हैं वो सदा नीरा होती हैं, यानी कि यहाँ से हमें जल और यहाँ पर जो वनस्पति मिलते हैं, वन मिलते हैं, ये इस चीज़ का मुख्य स्रोत है। फिर नीचे आने पर हमें मिलता है मैदान। मैदान में क्या है? अन्न भंडार है, क्योंकि वहाँ पर कैसी भूमि होती है? उपजाऊ भूमि होती है। नदियों द्वारा बहा के लाए गई जलोढ़ मिट्टी से बन रही है वो मैदानी क्षेत्र, वो हमारे अन्न के भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। प्राचीन सभ्यता कहाँ पर? अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं इन्हीं एरिया में विकसित हुई। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, क्योंकि वहाँ पर कैसी शैल है? रूपांतरित शैलों से वो क्षेत्र बने हैं, इसलिए वहाँ खनिज पदार्थ हैं। आग्नेय जो है शैल वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ खनिज पदार्थ के भंडार मिलते हैं। तटीय क्षेत्र कैसे है? मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर पानी है पूरा, तो यहाँ पर आप मत्स्य कर सकते हैं, यहाँ पर पोत वाला काम कर सकते हैं ना। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं बनाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत में कितने तरीके की भौतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, तटीय भाग पाए जाते हैं। तो ये भारत को विविधता प्रदान करती है। ठीक है।